वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन आर लेक्चर नंबर 30 एंड दिस लेक्चर नंबर 30 इज नथिंग बट लास्ट लेक्चर ऑफ योर IRRM चैप्टर। और ये IRRM चैप्टर का फाइनल लेक्चर होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो भी होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, इस लेक्चर में जो मिसलेनियस चीज़ है विच आई फील दैट आई नीड टू टेल यू, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड कुछ प्रैक्टिकल चीज़ होगा, कुछ थेरेटिकल चीज़ होगा, और इसके बाद आपका IRRM का चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैसे इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करेंगे, क्या चीज़ें होंगी वो चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो होता ये है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप जाते हो मार्केट में, ठीक है, यू गो टू द मार्केट एंड मार्केट में आप जाने के बाद आपने ये चेक किया कि टू ईयर, अगर आपको 2 ईयर के लिए बोरोविंग करनी है तो इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या है, तो पता चला 2 ईयर के लिए अगर बोरोविंग करनी है तो इंटरेस्ट रेट आज से, अगर 2 ईयर के लिए बोरोविंग करनी है तो इंटरेस्ट रेट 2% है। एंड अगर आज से आपको 3 ईयर्स के लिए बोरोविंग करनी है तो योर इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट 3%। ठीक है, बट आप जिस फ्रा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहते हो, जिस फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट में आप एंटर होना चाहते हो, तो ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा बहुत फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का है। आपका कंडीशन है कि आप एंटर होगे 2v3 में। 2v3 का मतलब क्या होता है कि आपको लोन लेना है आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, आपको लोन लेना है आफ्टर 2 ईयर्स फॉर 1 ईयर लोन। 1 ईयर आपका क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। अब जब आप मार्केट में जा रहे हो, 0 डे पे खड़े हो रहे हो, तो 0 डे से अगर 2 ईयर्स के लिए लोन लोगे तो 2% का रेट लगने वाला है। एंड 0 डे से अगर आप 3 ईयर्स का लोन लोगे तो 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। नाउ योर डाउट ऑफ कंसर्न इज कि आप जो लोन लेने वाले हो वो 2 साल बाद लेने वाले हो। यानी कि अगर मैं लाइन बना के ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आपने कोटेशन निकाला तो पता चला 2 ईयर का जो रेट लगने वाला है वो 2% के रेट से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। एंड जो 3 ईयर्स पे, अगर आप 3 ईयर के ड्यूरेशन का लोन लोगे तो 3% के रेट पे लोन मिल जाएगा। बट आई वॉन्ट आफ्टर 2 ईयर्स 1 ईयर का इंटरेस्ट लगेगा, ये मुझे पता नहीं, और यही इंटरेस्ट जो है वो मुझे फाइंड आउट करना। जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। वॉइस इज कमिंग क्लियर? या सो मुझे जाना है 2 साल के बाद 1 ईयर का लोन लेना है। ठीक है, तो ये जो 1 ईयर यहाँ से स्टार्ट होगा, जो 1 ईयर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक में इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, वो क्या है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। ठीक है, वन सेकेंड जस्ट। ठीक है, तो मैं वापस एक बार रिपीट कर लेता हूँ, सारी चीज़ें एक बार देख लो कि मुझे 2 ईयर्स के बोरोविंग का रेट दिया हुआ है विच इज़ 2%, 3 ईयर के बोरोविंग का रेट दिया है विच इज़ 3%, एंड मुझे जो लोन लेना है वो 2 साल बाद 1 ईयर का लोन लेना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे खड़े होके 2 ईयर्स का लोन मांगूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% लगेगा। यहाँ पे खड़े होके 3 ईयर्स का लोन मांगूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, 3%। नाउ द क्वेश्चन इज, मैं 2 ईयर के बाद खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ 2 ईयर से लेके मुझे सिर्फ 1 ईयर का लोन चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे मुझे कितने परसेंट पे लोन मिलेगा। अगर आप देखोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1% से इंक्रीज हुआ है, मतलब 1 ईयर का जो लोन है वो 1% होगा। जी नहीं, 1 ईयर का लोन सिर्फ 1% नहीं होगा, इसके बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है, 1% पे लोन कैसे मिलेगा आप खुद सोचो ना। 1% पे लोन कैसे मिलेगा आफ्टर 2 ईयर्स लेटर ऑन, तो इसके और इसके बीच में कुछ तो इम्प्लाइड रेट है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको एक बार डिस्कस करता हूँ। देखो, अगर हम लोग 2 ईयर्स का लोन लेंगे, 3 ईयर्स के लोन को मैं एक तरह से ऐसा भी लिख सकता हूँ 1+r⁻3। 1+r⁻3 क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं बोलूँगा जो 3 ईयर्स का लोन रेट है वो 3% से है, बोरोविंग है, तो अगर मैं यहाँ पे बोरोविंग करूँगा तो वहाँ पे 1 ईयर पे एक बार इंटरेस्ट लगेगा, 2 ईयर पे एक बार इंटरेस्ट लगेगा, 3 ईयर पे एक बार इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और ये कंपाउंडिंग होते रहता है। इसके लिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1+r⁻3 विच इज इक्वल टू, जो किसके इक्वल टू होगा, यहाँ पे जो रेट होगा वो प्लस इस ड्यूरेशन पे जो रेट होगा उसी को तो मल्टीप्लाई करके हम लोग लाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1+r
पावर 2, ठीक है, तो 2 ईयर्स का रेट मिल जाएगा। प्लस इसमें हम लोग ये जो 1 ड्यूरेशन का लोन है ना, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्यूरेशन का लोन है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1+r⁻³ का ड्यूरेशन का लोन मिल जाएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हैं तो हम लोग ने लिख दिया 1+r, r का रेट कितना है 3 ईयर्स वाले का 3%, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0.03 इन डेसिमल्स ⁻³ इज इक्वल टू, फ्री हो जाएगा 1+r⁻², तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1+r का रेट कितना है 2%, तो इसको क्या लिखेंगे 0.02 एंड ये 1+r जो हम लोग को 1 ईयर का लोन फाइंड आउट करना है, जो ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है। ये हम लोग क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में डायरेक्टली कोट गिवन नहीं है। सो टू कैलकुलेट कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना इंटरेस्ट लगने वाला है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड रेट निकाल रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइड, वो इसके और इसके बीच में छुपा हुआ है, ठीक है, तो उसको निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये इसके मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 1+03 डिवाइड बाय 1+02 इज इक्वल टू 1+r एज इट इज। ये सारा का सारा जो r है आपको डेसिमल्स में लिख के सॉल्व करना है, आंसर एक्यूरेट आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये बनेगा 1+3 एंड 1+1.02, ठीक है। तो ये 1.03 डिवाइड बाय 1.02 इज इक्वल टू 1+r, और ये जो 1 इसके प्लस में है यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो फाइनली जो चीज़ डिराइव होगी वो क्या डिराइव होगी, जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये जो r का वैल्यू था, ये r का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, यानी जो 1 ईयर का फॉरवर्ड रेट है दैट वी कैन कैलकुलेट इट, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.03, इसका आंसर ये आया, डिवाइड बाय 1.02, फिर से डिवाइड बाय 1.02, ये आया -1। तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट आंसर इज नथिंग बट 0.05029 इज इक्वल टू r, एंड अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 5.029, और आई कैन से 5.03%। तो जो 5.03% है ये वो रेट है विच इज़ नथिंग बट फॉरवर्ड व्हाट 2v3। ये जो 1 ईयर का जो ड्यूरेशन है, इस 1 ईयर के ड्यूरेशन में जो फॉरवर्ड रेट लगेगा वो लगेगा 5.03%, ठीक है। अगर इस चीज़ को प्रूफ करना है तो हम लोग प्रूफ करके भी देख सकते हैं। लेट मी जस्ट ट्राई 1.02 1.0503 इसका आंसर होना चाहिए 1.03 के इक्वल टू में, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व करते हैं, इसका जो आंसर आना चाहिए वो इसके इक्वल में आना चाहिए। तो देखो 1.02 मल्टीप्लाई बाय 1.02 इज इक्वल टू 1.0503 इज इक्वल टू, ये आ गया आंसर, ठीक है। द आंसर इज नथिंग बट 1.09273, और जो इसका आंसर है 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.03, इसका भी आंसर आप देखोगे तो तकरीबन सेम ही आ रहा है। गॉट इट? इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट है वो कितना है 5.03%। और ये मैंने आपको क्यों सिखाया, हो सकता है कि एग्जाम में आपको 2 ईयर का फॉरवर्ड दे, 3 ईयर का फॉरवर्ड रेट दे दे और बोले हम लोग को फॉरवर्ड रेट फाइंड करना है, इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट फाइंड आउट करना है, और एमसीक्यू में आ सकता है, या फिर फ्रा कॉन्ट्रैक्ट ही दे दे और बोले कि फाइंड आउट द फॉरवर्ड रेट एंड एग्जीक्यूट द डील। तो आप कैसे, वहां पे आपको फॉरवर्ड रेट जब मिलेगा तभी तो आप आगे की वर्किंग करोगे। तो फॉरवर्ड रेट इस तरह फाइंड आउट करते हैं, अगर हम लोग को डायरेक्टली गिवन नहीं है तो बाय यूजिंग द डिफरेंट रेट्स ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट द फॉरवर्ड रेट। बट याद रखना जो ड्यूरेशन है वो उसके बीच में आना चाहिए, ठीक है। ये ईयर वाला एग्जाम्पल था, तो एक बार मैं आपको ईयर वाला एग्जाम्पल जो सेम चीज हम लोग ने किया वो डिस्कस करा देता हूं। देखो, just what we have discussed is this: how to calculate implied forward rate means rate inbuilt in the interest rate। एग्जाम्पल 2 ईयर का 0 कूपन बॉन्ड रेट है, जो मैच्योर होगा 2 ईयर्स में वो 2% है, एक 3 ईयर्स में मैच्योर होगा जो कि 3% है, ठीक है।
कैलकुलेट द इम्प्लाइड 1 ईयर फॉरवर्ड रेट 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 2 साल बाद जो 1 ईयर का इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट है वो फाइंड आउट करो करके। तो ये सेम चीज़ लिख दिया, 1 प्लस आर टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर 1, ठीक है। फिर ये सारे वैल्यूज हम लोग ने पुटअप किया, सेम एज इट इज चल रहा है पूरा का पूरा, एंड एंड में आ गया 0.5029, एंड दैट्स वाई आर का वैल्यू ये है और इट कैन बी 5.30%, ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट, ठीक है, कि 2 ईयर्स के बीच में इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट क्या है। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, एंड अगर मंथ वाला आ गया तो मंथ वाले में कैसे इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट फाइंड आउट करेंगे वो भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट कितना है 1%, यानी 3 महीने का फॉरवर्ड रेट 1% दे दिया, 9 मंथ फॉरवर्ड रेट दे दिया 1.2%, बोल रहा है कैलकुलेट करो 6 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या आएगा। तो निकाल सकते हैं, वेरी इजी। मैं बोल रहा हूँ टाइमलाइन ड्रॉ करके कि 1 से लेके जो 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट है, यहाँ से यहाँ तक का फॉरवर्ड रेट 1% है, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो फॉरवर्ड रेट है वो 1.2% है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है इसका फॉरवर्ड रेट क्या आएगा। तो एकदम सिंपल है ना, दिस 1 प्लस यहाँ का एक आर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस यहाँ के आर से, एंड फिर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ का आर, यही बन जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा जो मंथ्स है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ, आपको इक्वेशन से समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो, मैं बोलूँगा 1 प्लस आर, ठीक है, बट ये जो आर है ये 9 मंथ वाला आर होगा, तो 9/12 लिखेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस आर 3 मंथ वाला दैट इज 3/12 विल गेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर 6 मंथ वाला, ठीक है। एंड व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट दिस वाला आर, तो कैलकुलेट करते हैं। आर का वैल्यू 3 मंथ वाला कितना है 1%, तो 1% को किस में लिखेंगे डेसिमल्स में लिखेंगे, तो डेसिमल्स में लिखते हैं 1 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाय 9/12 इज इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा सॉरी 9 मंथ वाला 1.2% है, तो यहाँ पे 0.012 आएगा, 0.012 1 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो ये हो जाएगा 3/12, एंड दिस इज मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 6/12, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, जिसको सॉल्व करके 1 प्लस कर देंगे, इसको सॉल्व करके 1 प्लस करेंगे, तो देखो 0.012 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू +1, 0.012 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 +1, कुछ और हो गया, 0.012 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू +1, तो इसका आंसर आता है 1.009, ठीक है। फिर ये वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 12 +1, इसका आंसर आ रहा है 1.0025, एंड दिस विल गेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 6/12, ठीक है। ऐसे करके ये सॉल्व हो रहा है। अब इसको हटाते हैं एंड इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये होगा 1 प्लस 009 डिवाइड बाय 1 प्लस 0025, फिर ये जो +1 में है, चलो इसको मैं एक बार एज इट इज ऐसे ही लिख देता हूँ, फिर इसको फर्दर लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो 1.009 है 1.0025, ये जो यहाँ पे +1 है वहाँ पे आके -1 हो जाएगा, एंड ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो 12 इसके डिवाइड में वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई 6 जो अपर साइड है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू आर। चलो इस पूरे को सॉल्व करते हैं। सो 1.009 डिवाइड बाय 1.0025 -1 multiply by 12 divided by 6, so the answer will be nothing but 0.009
0.1296 एंड अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 1.296 आ रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ 1.30% इज नथिंग बट आर। तो जो 6 मंथ फॉरवर्ड रेट है वो कितना आ रहा है अभी यहाँ पे, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट इज नथिंग बट माई आर। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको खुद से सॉल्व भी करनी है एक बार, क्योंकि जब आप खुद से सॉल्व करोगे आपको ज़्यादा बेटर आइडिया मिलेगा एंड आपके लिए और वो चीज़ बेटर होगी। इसका आंसर कितना आ गया, 1.30%। ठीक है, यही सेम चीज़ अगर इस चीज़ को प्रूफ करना है तो हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, एकदम सिंपल, 1 प्लस आर 9 मंथ वाला जो था वो इक्वल टू था 1 प्लस जो 3 मंथ वाला आर था 3 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर 6 डिवाइड बाय 12। ठीक है, सारे वैल्यूज पुट अप करके देखते हैं। तो 1 प्लस इस पूरे का तो आंसर हम लोग ने निकाला ही था, इस पूरे का आंसर कितना रहता 1.009, तो एज इट इज लिख देंगे दैट इज 1.009। फिर इसका भी आंसर निकाला था जो कि आ रहा था 1.0025, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.0025। ये होने के बाद 1 प्लस आर कितना आ रहा है अभी यहाँ पे 1.30%, तो ये बन जाएगा 0.0130 मल्टीप्लाई बाय 6/12। ठीक है, इन डेसिमल लिखेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी बिकम 0.013 मल्टीप्लाई बाय 6/12 प्लस 1 रुक जाओ कुछ तो गलत हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6/12 प्लस 1, तो ये इसका आंसर आएगा 1.0065। ठीक है, दोनों को ऐड, अच्छा ये ऐड नहीं होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस है, तो 1.0025 मल्टीप्लाई बाय 1.0065, और इसका आंसर देखोगे तो 1.009 आ रहा है विच इज दिस। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि जो भी आपने फॉरवर्ड रेट निकाला है वो राइट है और एक्यूरेट है। ठीक है, तो इस हिसाब से सेकेंड वाला भी एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि अगर 3 मंथ का दिया है फॉरवर्ड रेट इतना, 9 मंथ का इतना दिया है, तो एक्चुअल रेट क्या आएगा 1.30 किसका आएगा, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है, सम टाइम दे विल गिव यू एग्जाम्पल लाइक दिस, तो मैं आपको वो भी एक सॉल्व करके बता देता हूँ कि दे विल टेल यू व्हाट, दे विल टेल यू कि 6 मंथ का फॉरवर्ड रेट वो लोग आपको ऐसा देंगे क्वेश्चन में कि 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट है 1% एंड 6 मंथ का फॉरवर्ड रेट है 1.3%, और जो लोन लेने जा रहा है, जो फ्रा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने जा रहा है, वो 9 मंथ वाले ड्यूरेशन के लिए जा रहा है। तो आपको सिर्फ ये 2 रेट देंगे एंड यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द 9 मंथ वाला रेट, देन आफ्टर एग्जीक्यूट द फ्रा कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आप निकाल लोगे 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 करना इज इक्वल टू 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर 6/12। ठीक है, ये सारे रेट्स फिर यहाँ पे रखना, जैसे आप यहाँ पे रेट्स रखोगे तो 1 प्लस आर का वैल्यू कितना होगा 0.01 3/12 ये एक आएगा, देन 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6/12 कितना था, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे आर की वैल्यू थी 0.013 मल्टीप्लाई बाय 6/12। ठीक है, इनको हम लोग ने पहले ही सॉल्व किया हुआ है। इसका आंसर कितना आ रहा है 1.022 1.0025 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.0065। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 प्लस आर 9/12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं एंड इसका मल्टीप्लिकेशन विल बी 1.0025 मल्टीप्लाई बाय 1.0065, तो ये आंसर कुछ आ रहा है 1.0091625। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 1 है, ये 1 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आर को यहीं पे रखते हैं, ये आर इसके में था तो 1.901625 -1, और यहाँ पे 12 इसके डिवाइड में, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई एंड 9 डिवाइड में चल जाएगा 12/9। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे
-1 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 9, तो जो आप रेट देखोगे आर का रेट आ जाएगा 0.0120, और आई कैन से मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सो 1.2% इज नथिंग बट 9 मंथ फॉरवर्ड रेट। ठीक है, आ गया 1.2% 9 मंथ फॉरवर्ड रेट, जो सेम एग्जाम्पल था उसको हम लोग ने बस दूसरे तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, यही था ना, 1.2% इज फॉर 9 मंथ फॉरवर्ड रेट। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1.2%। दैट्स इट, डन। तो इसका यूज करके आप फिर क्या करोगे, फ्रा कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे। ठीक है, चलो दैट्स इट। ओके, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग स्वॉप्शन के बारे में। स्वॉप्शन इज नथिंग बट इंटरेस्ट रेट हेजिंग का एक टेक्निक है, और ये दो वर्ड से मिलके बना है। कौन सा दो वर्ड है, अब तक हम लोग को ये भी पता चल चुका है स्वॉप क्या होता है, स्वॉप मतलब एक्सचेंज करना, एंड दूसरा हम लोग ने एक चीज पढ़ा था ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, नहीं 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 सर, इंटरेस्ट रेट में नहीं पढ़ा था, इंटरेस्ट रेट में पढ़ा था कैप ऑप्शन, फ्लोर ऑप्शन और कॉलर ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर ये होता है कि जो भी बायर ऑफ ऑप्शन होता है ही हैज़ द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, तो उसके पास राइट है, अगर वो चाहे तो एग्जीक्यूट करेगा, एंड अगर वो नहीं चाहे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड स्वैप का मतलब क्या होता था, एक्सचेंज करना। क्या होता था, एक्सचेंज करना। तो अब होगा क्या, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वॉप्शन। क्या बोलेंगे, स्वॉप्शन। क्या बोलेंगे, स्वॉप्शन, जिसके अंदर दोनों का टेस्ट होगा, यानी एक्सचेंज कर सकते हैं बट एट द ऑप्शन ऑफ बायर। तो बायर क्या करेगा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट में एंटर हो जाएगा कि वो बोलेगा कि अगर उसके फायदे में होगा तभी वो स्वैप करेगा, उसके फायदे में नहीं होगा तो स्वैप नहीं करेगा। अगर वो सिर्फ स्वैप वाले कॉन्ट्रैक्ट में होता तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ता है, फायदा हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, बट स्वैप के साथ अगर ऑप्शन आ गया तो मैं तभी एक्सचेंज करूंगा जब मुझे बेनिफिट होगा, यानी बायर ऑफ ऑप्शन will only and only exchange, will only and only swap if there is a benefit to the buyer of option। तो उसी को बोलते हैं दोनों का मिक्सचर ला दिया और एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया। ठीक है, पढ़ लेते हैं, थेरेटिकल चीज़ है, अगर आ सकता है तो आपके थेरी में ही आएगा, 4 मार्क्स का आएगा, तो एटलीस्ट आपको अगर आइडिया होगा कि क्या होता है तो आप कुछ तो लिख पाओगे ना वहाँ पे। यस, और इट कैन बी ऑल्सो आस्क इन MCQ, माइट बी। तो क्या लिखा है, इंटरेस्ट रेट स्वॉप्शन इज सिंपली एन ऑप्शन, तो ये एक ऑप्शन है ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वॉप। तो ये जो इंटरेस्ट रेट स्वॉप है इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IRS बोलते हैं। ठीक है, आगे बोला इट गिव्स द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एंटर इनटू इंटरेस्ट रेट स्वॉप। तो जो भी होल्डर होगा उसको वो राइट देगा, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको इंटरेस्ट रेट स्वॉप करना ही पड़ेगा। एक स्पेसिफिक डेट पे, फ्यूचर की जो डेट होगी उसके ऊपर एक पर्टिकुलर फिक्स रेट होगा, उस फिक्स रेट पे स्वॉप होगा। ठीक है, एंड फॉर ए स्पेसिफाइड टर्म, एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए। अब दो टाइप ऑफ स्वॉप्शन होता है, एक स्वॉप होता है फिक्स रेट पेयर्स ऑप्शन। ठीक है, तो जहाँ पे जो फिक्स रेट है वो पे करेगा, जो भी बायर ऑफ ऑप्शन है वो फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करेगा। एंड दूसरा होता है फिक्स रेट रिसीवर्स ऑप्शन। ठीक है, जहाँ पे जो बायर ऑफ ऑप्शन होगा वो फिक्स रेट रिसीव करेगा। तो एक होता है फिक्स रेट पे करने वाला, एंड फिक्स रेट पे करने वाले ऑप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स ऑप्शन। क्या बोलेंगे, कॉल्स ऑप्शन। और फिक्स रेट रिसीव करने वाले ऑप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पुट्स ऑप्शन। क्या बोलेंगे, पुट ऑप्शन। ठीक है, तो अ फिक्स रेट पेयर्स ऑप्शन also called calls option give the owner of this option, जो भी ऑप्शन उसको राइट देगा बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एंटर इनटू अ स्वैप। स्वैप में एंटर हो जाओ और उसके अंदर वो क्या करना पड़ेगा, उसको पे करेगा फिक्स लेग और रिसीव करेगा फ्लोटिंग लैग। ठीक है, पे करेगा फिक्स लैग एंड रिसीव करेगा फ्लोटिंग रेट। कहाँ पे, फिक्स रेट पेयर्स ऑप्शन में। एंड फिक्स रेट रिसीवर्स ऑप्शन में क्या होगा, पे करेगा, रिसीव करेगा फिक्स वाला एंड पे करेगा फ्लोटिंग लैग। उसमें वही लिखा है, फिक्स रेट रिसोर्स ऑप्शन को अनदर नेम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुट्स ऑप्शन। ये गिव्स करेगा ओनर ऑफ द ऑप्शन को राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एंटर इनटू अ स्वैप इन विच दे रिसीव फिक्स लैग एंड पे अ फ्लोटिंग लैग करके। ठीक है, डन, दैट्स इट। फिर प्रिंसिपल्स में क्या क्या चीज़ें आएगी, मतलब कौन कौन से इसके फीचर्स हैं, तो देखो देर आर 4 to 5 फीचर्स। जो भी ऑप्शन होता है वो इफेक्टिवली एक ऑप्शन होता है और फॉरवर्ड स्टार्ट करने के लिए IRS। अब ये IRS का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप। ठीक है, वेर एग्जैक्ट टर्म जैसे कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फ्लोटिंग रेफरेंस रेट हम लोग क्या लेंगे, टेनवर क्या होगा इंटरेस्ट रेट स्वैप का, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कंक्लूजन जब ऑप्शन का कॉन्टेक्ट होता है उसी दिन कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ऐसा कुछ लिखा होगा अ 3 month into 5 years ऑप्शन, तो इसका मतलब क्या होता है, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं 5 years के लिए
3 मंथ फ्रॉम नाउ, अभी से 3 महीने बाद 5 years के लिए स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है 3 मंथ इंटू 5 years ऑप्शन, ठीक है। अब जो भी ऑप्शन पीरियड होता है वो कौन सा ऑप्शन पीरियड होता है, ये भी एक टर्म होता है। ऑप्शन पीरियड इज नथिंग बट टाइम विच इज नथिंग बट बिटवीन द ट्रांजेक्शन डेट एंड द एक्सपायरी डेट। तो ट्रांजेक्शन डेट से लेके एक्सपायरी डेट के बीच का जो भी टाइम होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन का पीरियड है, ठीक है। नाउ द स्वॉप्शन प्रीमियम इज एक्सप्रेस एज अ बेसिस पॉइंट। जो भी स्वॉप्शन के ऊपर प्रीमियम पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन का एक तड़का है तो यहाँ पे भी प्रीमियम का अमाउंट पे करना ही पड़ेगा, उसको हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, बेसिस पॉइंट पे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। जो भी स्वॉप्शन होगा वो कैश सेटल होता है, ठीक है, कैन बी कैश सेटल, तो ये कैन बी लिखा है तो इट कैन बी कैश सेटल और फिजिकल डिलीवरी बोथ आर इंक्लूडिंग देयर करके, तो वह ऑप्शन कैन बी ए कैश सेटल, देयरफॉर एट एक्सपायरी दे आर मार्क टू मार्क्ड ऑफ, और एक्सपायरी पे क्या करेंगे, उसको मार्क टू मार्क ऑफ कर देंगे, यानी मार्केट पे जो रेट चल रहा है उसको उसके लेवल पे ला देंगे, जो भी एप्लीकेबल फॉरवर्ड कर्व रेट है उसके हिसाब से, और जो भी डिफरेंस होगा उसको कैश में सेटल कर देंगे। सो दिस आर नथिंग बट द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ स्वॉप्शंस करके, ठीक है। वो होने के बाद प्राइसिंग ऑफ स्वॉप्शंस पे आते हैं। इसकी प्राइसिंग कैसी होती है, तो जो भी प्राइसिंग की मेथोडोलॉजी है वो डिपेंड करती है सेटिंग अप ऑफ अ मॉडल पे सेटअप करेंगे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को लाया जाता है, एंड वो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फॉरवर्ड जीरो कूपन कर्व पे अप्लाई करेंगे जो भी मार्केट के अंदर प्रोसेस हो रहा है। अब ये फॉरवर्ड जीरो कूपन बॉन्ड कर्व ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये हम लोग सिक्योरिटी वैल्यूएशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। जब मैं आपको बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ाऊंगा तो इसका एक पूरा पर्टिकुलर कंसेप्ट है, वो पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, वहां से वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। स्वॉप का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो जो स्वॉप है वो वेराइटीज़ ऑफ एक्टिव ट्रेडर यूज़ करते हैं, जितने भी कॉर्पोरेट ट्रेजरर्स हैं वो भी यूज़ करते हैं, फिर स्पेक्यूलेटर भी यूज़ करता है हेज करने के लिए अपने स्वॉप बुक्स को। फिर इसके अंदर ये हेजिंग मेथोडोलॉजी है, इट कैन बी यूजफुल टूल फॉर हेजिंग एम्बेडेड ऑप्शनली विच इज़ कॉमन टू नेचुरल कोर्स ऑफ मेनी बिजनेस। तो एम्बेडेड करने के लिए बोलते हैं ना कि जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर डेरिवेटिव का जब हम लोग तड़का डाल देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बेडेड। अब यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, एम्बेडेड ऑप्शनली, यानी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, स्वॉप चल रहा था, स्वॉप के अंदर मैंने ऑप्शन का तड़का डाल दिया तो उसको क्या बोल दिया मैंने, स्वॉप्शन, ठीक है। द स्वॉप्शन आर यूजफुल टू द बोरोवर के लिए भी यूजफुल होता है अगर वो टारगेट कर रहा है एक एक्सेप्टेबल बोरोविंग रेट, कि उसको एक पर्टिकुलर बोरोविंग रेट आनी चाहिए। एंड स्वॉप्शन ऑल्सो यूजफुल टू दोज बिजनेस टेंडरिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट को टेंडर करते हैं, जो लोन देते हैं उनके लिए भी वो एप्लीकेबल है। एंड स्वॉप्शन ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड इशू, तो अगर कोई कॉलेबल पुटेबल बॉन्ड इशूज है तो वहां पे भी हम स्वॉप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो गई, अभी हम लोग ने जो पढ़ा वो स्वॉप के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो थोड़ी बहुत थेरी वाली चीज़ है वो कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। तो हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क में हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया था, तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट पढ़ लिया है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर पढ़ लिया है, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन पढ़ लिया है, एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप पढ़ लिया है। तो ये जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है इसको एक बार पढ़ लेते हैं, एंड फर्दर अगर कोई चीज़ छूट रही है तो वो एक बार देख लेते हैं, फिर एक छोटा सा और थ्योरी होगा और उसके बाद ये लेक्चर आपका हो जाएगा खत्म, ठीक है। थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल चीज़ है, मुझे लग रहा है कवर करा देना चाहिए, एक बार देख लो, कभी एग्जाम में आ गया तो एटलीस्ट आप कुछ तो लिख सकते हो, नहीं 4 में से 4 मिलेगा, एटलीस्ट 2-3 तो मिलेगा ना। एंड 1 मार्क्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू गेट यू मेक सक्सेस एंड बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, 1 मार्क्स की वैल्यू आपको समझेगी। चलो, ट्रेडिशनल मेथड, दिस मेथड कैन बी फर्दर कैटेगराइज इज, तो असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करके एक कंसेप्ट होता है जहाँ पे ये जो कंसेप्ट होता है यूज, ये मोस्टली बैंकिंग कंपनीज यूज करती है, अपने असेट एंड लायबिलिटी को ऐसे मैनेज करती है, अपने असेट एंड लायबिलिटी को ऐसे मैनेज करती है कि इंटरेस्ट से इनकम ज़्यादा आए और जहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़े वो कम हो, यानी जो बोरोविंग हो वो कम हो और जो लोग लोन दे रहे हैं दूसरे पार्टीज को वो ज़्यादा दे, सो दैट ज़्यादा इंटरेस्ट आए। एंड जहाँ से बैंकिंग कंपनी लोन ले रही है वो कम इंटरेस्ट पे लोन ले, ताकि इनका एक्सपेंस वाला साइड कम हो, इनकम वाला साइड ज़्यादा हो, ताकि अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ अप एंड डाउन आए तो इनको उनसे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट ना गिरे, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेता हूँ, थ्योरेटिकल चीज़ है। असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ALM। क्या बोला है, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया है वहाँ पे इसका यूज होता है। वट एवर इज द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री इज एक्सपोज अ नंबर ऑफ रिस्क, क्योंकि जो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्रीज उनको बहुत सारे रिस्क का सामना करना पड़ता है, विच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, जैसे कि मार्केट का रिस्क हो गया, फाइनेंशियल रिस्क हो गया, इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो गया,
और जो द नेट इनकम ऑफ द बैंक इज वेरी सेंसिटिव टू दिस फैक्टर और द रिस्क, और जो नेट इनकम होता है ये सारे फैक्टर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए आरबीआई ने क्या किया, जो कि रेगुलेटर है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्रीज का, उसने एक टूल इन्वॉल्व किया जिसका नाम बोला असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, कि आप अपने एसेट और लायबिलिटी को ऐसे मैनेज करो कि आपकी इनकम ज़्यादा हो, खर्चे कम हो, सो दैट अगर कभी रिस्क आ भी जाए तो आपका इनकम इतना हो कि वो रिस्क को कैटर कर पाए। ठीक है। अब जो एक एएलएम है, एएलएम इज नथिंग बट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड अ डायनामिक फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग। तो ये किसके लिए बना गया है, एक डायनामिक फ्रेमवर्क है, डायनामिक मतलब चेंजेबल फ्रेमवर्क है, बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है जो मेजर करेगा, मॉनिटर करेगा और मैनेज करेगा मार्केट रिस्क ऑफ अ बैंक, बैंक की जो भी मार्केट रिस्क है उसको। एंड इट इज द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट, और ये क्या करेगा, जो भी बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है उसको मैनेज करने का ये काम करेगा। दैट इज लायबिलिटी एंड एसेट इन सच अ वे दैट नेट अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट आर मैक्सिमाइज, तो जो भी इंटरेस्ट से नेट अर्निंग हो रही है उसको मैक्सिमाइज करेंगे विद इन ओवरऑल रिस्क प्रेफरेंस, जो भी रिस्क प्रेफरेंस है उसके अंदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एंड द एएलएम फंक्शन एक्सटेंड टू लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, और जो भी एएलएम का फंक्शन है वो एक्सटेंड कर देते हैं किस किस चीज़ों के टुवर्ड्स, लिक्विडिटी रिस्क मैनेज करने के लिए, मार्केट रिस्क मैनेज करने के लिए, ट्रेडिंग का रिस्क मैनेज करने के लिए, फंडिंग और कैपिटल प्लानिंग करने के लिए, एंड प्रॉफिट प्लानिंग एंड ग्रोथ प्रोजेक्शन, इन सब चीज़ों के लिए एएलएम का यूज़ किया जाता है, मतलब एक्सटेंड किया जाता है। अब ये जो कंसेप्ट था एएलएम का वो इंडिया के अंदर ओरिजिन हुआ है, और इसका इंट्रोडक्शन इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्रीज ने किया था कब, 1 अप्रैल 1999 में। और जो भी एएलएम है ये कंसर्न है रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड करेगा कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायनामिक फ्रेम फॉर, सेम चीज वापस लिख दिया, मेजरिंग, मॉनिटरिंग, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटी, कमोडिटी प्राइस, जो भी बैंक से रिलेटेड जितने भी सारी चीजें हैं वो वाली चीजें। असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बेसिकली रिफर्स करता है प्रोसेस by which an institution manage its balance sheet in order to allow alternative interest rate and liquidity scenarios। ठीक है, तो asset liability को ऐसे मैनेज करेगा कि कुछ अल्टरनेट वे भी आ जाए इंटरेस्ट रेट को मैनेज करने का, एंड अगर इन फ्यूचर कोई उनसे पैसा लेने आ जाए तो उनके पास लिक्विडिटी भी अवेलेबल हो। Whatever is the bank and other financial institution which provide service with expose them to various kind of risks like credit risk, interest risk, liquidity risk। तो अगर कोई बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं तो वो बहुत सारे रिस्क से उन लोग को जूझना पड़ता है, दैट इज क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इज एन अप्रोच that provide institution and protection that makes the such risk acceptable। तो ALM से क्या होगा, ये रिस्क एक्सेप्टेबल होने के लिए they will make the capability। Asset liability management model enable institution to measure and monitor risk, provide suitable strategy for their management, and it is therefore appropriate for institution जैसे कि बैंक हो गया, फाइनेंस कंपनी हो गई, लीजिंग कंपनीज हो गई, इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर कंपनीज, इनके लिए ये फोकस होता है टू फोकस ऑन द asset liability management when they face financial risk of the different types। Asset liability management include not only formalization of this understanding but also the way to quantify and manage this risk। Further, even in the absence of formal asset liability management, the understanding of this concept is a value to an institution as to provide a true picture of the risk and reward trade-off in which institution is engaged। Asset liability management एक first step होता है long term strategic planning process करने के लिए, and therefore it can be considered as a planning function for an intermediate term, and in a sense the various aspect of balance sheet management deal with the planning as well as direction and control of the levels। एंड जो भी चेंजेस और मिक्स ऑफ एसेट्स होते हैं, लायबिलिटी एंड कैपिटल, इनका यूज करके आप क्या करते हो, एएलएम करते हो। फ्रा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। फ्रा होने के बाद मॉडर्न मेथड में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस पढ़ लिया है, कैप ऑप्शन पढ़ लिया है हम लोगों ने, फिर फ्लोर ऑप्शन पढ़ लिया है, इंटरेस्ट रेट कॉलर्स पढ़ लिया है, स्वैप डीलर्स पढ़ लिया है। स्वैप डीलर्स इज नथिंग बट दोज बैंक, ठीक है, स्वैप डीलर्स मतलब वो जो बैंक्स होते हैं जो कमीशन चार्ज करते हैं, ये इंटरमीडियरी होता है हु कलेक्ट अ ब्रोकरेज फीस एज अ कंपनसेशन बट डिड नॉट मेंटेन अ कंटिन्यूइंग रोल वंस द ट्रांजिशन वाज कंप्लीटेड। एक बार ट्रांजिशन हो गया तो अपना रास्ता पकड़ के चल जाते हैं, एंड द कॉन्ट्रैक्ट वाज बिटवीन द टू अल्टीमेट स्वैप यूजर हु एक्सचेंज पेमेंट डायरेक्टली। उसके बाद वो अपना पेमेंट डायरेक्टली करेंगे, कमीशन बुक करके ये लोग चले जाते हैं। कौन होते हैं, स्वैप डीलर्स। उसके बाद जो भी फिक्स फ्लोटिंग स्वैप होता है, ये वाला चीज़ भी हम लोग ने कवर किया था। टाइमिंग ऑफ पेमेंट क्या होती है, ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देख लो कब हम लोग पेमेंट करेंगे, तो जो भी स्वैप है वो नेगोशिएटेड होती है ट्रेड डेट पे, एंड जो भी सेटलमेंट होता है इट टेक्स इफेक्ट, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, ध्यान दो। जो भी स्वैप होता है, स्वैप के टाइमिंग का पेमेंट क्या होता है, तो स्वैप इज नेगोशिएटेड ऑन इट्स ट्रेड डेट। कब नेगोशिएट करेंगे, ट्रेड डेट पे नेगोशिएट करेंगे, एंड जो भी सेटलमेंट होता है इट टेक्स इफेक्ट 2 days लेटर कॉल्ड सेटलमेंट डेट।
तो जो भी सेटलमेंट होगा 2 दिन बाद होगा, पहले आप ट्रेड करोगे 2 दिन बाद उसका सेटलमेंट होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटलमेंट डेट। सिंपल है, T+2 पे सेटल होता है, ठीक है। प्राइस का कोटेशन क्या होगा, तो ये हम लोग ने सारी चीजें देखी है। अ कन्वेंशन इन द स्वैप मार्केट इज टू कोट अ फिक्स रेट। फिक्स रेट किस पे कोट किया जाता है, ऑल इन कॉस्ट पे, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AIC, एंड विच मीन्स दैट फिक्स इंटरेस्ट रेट इज कोटेड रिलेटेड टू द फ्लैट फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट, ठीक है। तो इससे वो कोट करेगा रिलेशन में। टाइप ऑफ स्वैप में ये पढ़ लिया था। सेकेंड टाइप होता है बेसिस रेट स्वैप। बेसिस रेट स्वैप क्या होता है देख लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन जर्निक स्वैप। इट इज सिमिलर टू प्लेन वनीला स्वैप विद अ डिफरेंस दैट, इसमें डिफरेंस क्या है, जो भी पेमेंट है ना वो बेस्ड होगा किसके ऊपर, डिफरेंस बिटवीन 2 डिफरेंट वेरिएबल रेट्स। तो यहाँ पे जो पेमेंट मिलेगा वो 2 वेरिएबल रेट्स के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल का डिफरेंस नहीं चेक करेगा, 2 वेरिएबल रेट्स को लेंगे, उसके बीच में क्या डिफरेंस है उसको उसके बेसिस पे पेमेंट होगा। तो वॉट एवर इज अ पेमेंट आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन 2 डिफरेंट वेरिएबल रेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक रेट हो गया 1 महीने का SOFR एंड दूसरा रेट हो गया 3 महीने का SOFR। तो ये दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वही आपका पेमेंट बनेगा। इन अदर वर्ड्स 2 legs ऑफ अ स्वैप आर फ्लोटिंग। तो दोनों के लेग फ्लोटिंग है, बट मेजर्ड होगा अगेंस्ट डिफरेंट बेंचमार्क, बट डिफरेंट बेंचमार्क के अगेंस्ट में इसको मेजर करके पेमेंट कर देंगे। ये होने के बाद असेट का स्वैप होता है। असेट स्वैप इज नथिंग बट लाइक प्लेन वनीला स्वैप विद द डिफरेंस। इसमें डिफरेंस क्या है, दैट इट इज एक्सचेंज फिक्स रेट इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर जो फिक्स रेट होता है उसको एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि बॉन्ड हो गया विच पे अ गारंटेड कूपन रेट विद अ फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट सच एज एन इंडेक्स। तो इंडेक्स में अगर आप पैसा डालोगे, अगर आप इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो फ्लोटिंग रेट से पैसा मिलेगा, एंड अगर आप कहीं पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिक्स रेट से इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो इंडेक्स और इन्वेस्टमेंट इन दोनों के रेट को एक्सचेंज करते हैं किसके अंदर, एसेट स्वैप के अंदर, ठीक है। एमोटाइजिंग स्वैप क्या होता है, तो एमोटाइजिंग का स्वैप का एकदम सिंपल सा मतलब आपको समझाता हूँ। अगर आपने लोन लिया है, ठीक है, इफ यू हैव टेकन एनी लोन, और अगर आपने FR के अंदर इंडेक्स 32 109 पड़ा है, 109 में आप अगर एमोटाइजेशन टेबल बनाते हो तो आपने ये एनालाइज किया होगा, या फिर अगर आप लोन के अंदर ही रीपेमेंट शेड्यूल बनाओगे तो आपने ये एनालाइज किया होगा कि स्टार्टिंग में क्या होता है, इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है, जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ते रहता है वैसे वैसे इंटरेस्ट का अमाउंट कम होते रहता है, एंड प्रिंसिपल का अमाउंट इंक्रीज हो रहता है। तो प्रिंसिपल पे हम लोग बाद में जाते हैं, हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करेंगे एमोटाइजिंग इज नथिंग बट इंटरेस्ट का अमाउंट कम होना। बट इंटरेस्ट का अमाउंट कब कम होगा, उसके अंदर भी कंडीशन होता है। अगर आप प्रिंसिपल का अमाउंट थोड़ा थोड़ा पे कर रहे हो तो तब जाके आपका इंटरेस्ट का अमाउंट धीरे धीरे एमोटाइज होता है। क्या होता है, इसको हम लोग नथिंग बट एमोटाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं, कि जो भी प्रिंसिपल का अमाउंट है अगर आप धीरे धीरे उसको पे कर रहे हो तो वो स्लोली स्लोली डिक्रीज होगा, और अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट स्लोली डिक्रीज अगर आपका प्रिंसिपल का अमाउंट स्लोली डिक्रीज होगा, इट मीन्स जो भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी स्लोली डिक्रीज होगा, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमोटाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल। ये कंसेप्ट होता है। उस केस में हम लोग क्या बनाते हैं, एमोटाइजेशन टेबल बनाते हैं या फिर मेथड यूज करके चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने 109 पढ़ा होगा तो आपने खुद बनाया होगा एमोटाइजेशन टेबल, उसका यूज करके हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो यहीं पे एक एमोटाइजिंग स्वैप होता है। तो एमोटाइजिंग का मतलब इतना समझ लो कि इफ़ यू आर पेइंग योर प्रिंसिपल आफ्टर सम इंटरवल, अभी EMI के अंदर तो फिक्स है, थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल हम लोग का पे होते रहता है, तो वो तो एमोटाइज हो ही रहा है। अनदर एग्जांपल, आपने 5 इयर्स का लोन लिया, 5 लाख की अमाउंट थी, आप बोल रहे हो ईच ईयर आप 1 लाख रुपीज़ पे करोगे। इसका मतलब आपका जो लोन का अमाउंट था 5 लाख था, वो ईच ईयर 1 लाख से एमोटाइज होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लेते, क्या लिखा है, एमोटाइजिंग स्वैप एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप, ये भी एक इंटरेस्ट रेट का स्वैप है, विच नोशनल प्रिंसिपल फॉर द इंटरेस्ट पेमेंट डिक्लाइन ड्यू टू ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्वैप। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल पे जब इंटरेस्ट लगने रहता है वो धीरे धीरे कम होता है, तो ये डिक्लाइन होते रहेगा। जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट मिलेगा वो धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। सीधी सी बात है ना, अगर मेरा प्रिंसिपल का अमाउंट स्लोली डिक्रीज होगा तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी तो डिक्रीज होना लग जाएगा। एंड दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर बोरोवर हु हैव इशूड रिडीमेबल बॉन्ड और डिबेंचर। और ये किसके लिए यूजेबल है, जो रिडीमेबल बॉन्ड और डिबेंचर इशू करके रखे हैं। इट इनेबल्स देम टू इंटरेस्ट रेट रिस्क हेजिंग अटैच्ड विद रिडेम्पशन प्रोफाइल ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर। तो इसके अंदर जो रिस्क है कभी भी आके रिडीम करके जा सकता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एमोटाइजेशन स्वैप कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर एमोटाइजेशन स्वैप एंड ये आपका स्वैप्शन हो गया। बस एक लास्ट चीज है, उस लास्ट चीज पे हम लोग आते हैं। ये पढ़ा दिया था, बेंचमार्क रेट हो गया था, ये भी हो गया था, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है।
तो इंटरेस्ट रेट रिस्क पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज नथिंग बट इंटरेस्ट रेट या तो इंक्रीज हो गया या तो डिक्रीज हो गया, उसी को हम लोग बोलेंगे रिस्क। रिस्क कैन बी फेवरेबल और कैन बी अनफेवरेबल, बट हम लोग जो रिस्क को देखते हैं वो अनफेवरेबल एंगल से ही देखते हैं। तो इफ़ यू आर अ बोरोवर, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। इफ़ यू आर अ इन्वेस्टर, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। ये हम लोग चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रिस्क इज नथिंग बट द चेंज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के प्राइस में चेंज होना, दैट कुड अकर्ड, क्यों अकर होगा, बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट में चेंज होने की वजह से। एंड इट ऑल्सो कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ड्यू टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट का इनकम भी इम्पैक्ट करेगा। इन अदर वर्ड्स, प्राइस एज वेल एज री इन्वेस्टमेंट रिस्क रिक्वायर फोकस, तो जो भी प्राइस और री इन्वेस्टमेंट रिस्क है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। प्राइस रिस्क इज नथिंग बट आपके प्राइस में रिस्क आ गया। री इन्वेस्टमेंट रिस्क मतलब क्या होता है, आज जो आप इनकम अर्न कर रहे हो, जब फ्यूचर में वो बॉन्ड खत्म हो जाएगी, उसकी मेच्योरिटी आएगी, तो क्या जब मैं री इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे सेम इनकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। सो फार एज द टर्म्स फॉर विच इंटरेस्ट रेट वेयर फिक्स ऑन डिपॉजिट बैंक इनकर इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो जो फिक्स रेट डिपॉजिट मिलता है वो भी इंटरेस्ट रेट रिस्क में आ गया। दैट इज दिस टू मेक गेन्स एंड लॉस विथ एवरी चेंज इन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो बहुत सारे टाइप होता है। पहला होता है गैप एक्सपोजर, क्या बोलेंगे, गैप एक्सपोजर, कि गैप हो गया, जैसे कि गैप का मतलब दूसरा होता है मिसमैच रिस्क अराइज फ्रॉम होल्डिंग असेट्स एंड लायबिलिटी एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम विद डिफरेंट प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये क्यों आता है, क्योंकि आपने असेट एंड लायबिलिटी अपने बैलेंस शीट में होल्ड करके रखा है, या फिर ऑफ बैलेंस शीट चीज़ है, अच्छा असेट एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में ही आएगा, और कुछ ऑफ बैलेंस शीट चीज़ें हैं आपने होल्ड करके रखा है जिसका डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल है, डिफरेंट मैच्योरिटी डेज है, रीप्राइजिंग डेट्स है, देयर बाय जो वो क्या क्रिएट करेगा, देयर बाय इट इज क्रिएटिंग एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, रिस्क, ठीक है, और आप बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी रिस्क, ये क्रिएट करता है। इसके लिए एक्सपोजर क्रिएट करता है अनएक्सपेक्टेड चेंज इन द लेवल ऑफ मार्केट इंटरेस्ट रेट। तो अगर एक्सपेक्टेड चेंज है तो उसको तो हम कैटर कर लेंगे, लेकिन अगर मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज हो गया तो उसको कैटर करने पे क्या होगा, रिस्क आएगा, उसको हम जल्दी कैटर नहीं कर पाएंगे। एंड वॉट एवर इज दिस एक्सपोजर इज मोर इंपॉर्टेंट इन रिलेशन टू बैंकिंग बिजनेस, और ये ज़्यादातर बैंकिंग बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैंकिंग का जो पूरा बिजनेस है वो चल किस पे रहा है, इंटरेस्ट पे ही तो चल रहा है। सस्ते में लेंगे, कोई फिक्स एफडी में पैसा भरने आया तो उसको भी हमको इंटरेस्ट पे करना है, और हम लोग जिसको लोन देते हैं, जिसको लोन पे करते हैं, उसको भी एफडी में ही लोन देना पड़ता है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो जिसको लोन देना है उसको भी इंटरेस्ट पे ही लोन देना है, जिससे लोन लेना है उसको भी इंटरेस्ट से ही लोन लेना है। तो पूरा जो बैंकिंग बिजनेस का इनकम है वो इंटरेस्ट रेट पे ही चल रहा है, उनका जो मेन धंधा है वो इंटरेस्ट पे ही चल रहा है, ठीक है। इसके लिए इसका ज़्यादा किसको लॉस होता है, बैंकिंग बिजनेस का लॉस इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। अब दो तरह के गैप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव गैप, एक क्या होगा, पॉजिटिव गैप। पॉजिटिव गैप का मतलब क्या होता है, ये इंडिकेट करता है दैट बैंक हैव मोर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव असेट्स दैन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटी, यानी बैंक के पास जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव असेट्स है वो ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव असेट का मतलब क्या होता है, अगर इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो जो असेट्स मेरे बैलेंस शीट में पड़े वो ज़्यादा चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी वो सेंसिटिव है। सेंसिटिव और इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है, सेंसिटिव मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं पे कुछ हुआ, अगर कोई चीज़ें सेंसिटिव है तो इम्पैक्ट पड़ेगा। इनसेंसिटिव का मतलब होता है कहीं पे कुछ हुआ तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नॉर्मल लाइफ में हमारा कोई बहुत पास वाला दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, अगर उसके लाइफ में कुछ अप एंड डाउन होता है, अगर उसको कुछ तकलीफ होती है तो हमको भी फील होता है यार उसको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई दूर का दोस्त ही नहीं है, कोई ऐसी अजनबी आदमी है, उसको अगर कुछ हो रहा है तो हमको इतना फर्क नहीं पड़ता, हम इनसेंसिटिव होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इनसेंसिटिव होना। तो अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंज हो रहा है तो असेट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और पॉजिटिव गैप कब बोलेंगे, जो इनसेंसिटिव इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव असेट्स है वो ज़्यादा है बैलेंस शीट में, एंड जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटी है वो बैलेंस शीट में कम है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो कौन सा गैप है, पॉजिटिव गैप है। तो अगर पॉजिटिव और असेट सेंसिटिव गैप मीन्स दैट एन इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट कुड कॉज एन इंक्रीज इन नेट इनकम इंटरेस्ट। तो सीधी सी बात है, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया और मेरे पास जो सेंसिटिव असेट है वो भी ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो असेट का इनकम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो भी मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है वो देख लो। नेट इंटरेस्ट इनकम इज नथिंग बट चलता क्यों नहीं अभी, नेट इंटरेस्ट इनकम इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन असेट माइनस इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी। जब आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट इंटरेस्ट, ठीक है। बट असेट के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है
और लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट कम होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा इनकम है, ठीक है। क्योंकि असेट इज माय इनकम साइड वाला चीज, तो इनकम ज़्यादा आ रहा है, एक्सपेंस ज़्यादा जा रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है। इनकम लेट्स सपोज 100 रुपीज़ अर्न किया, लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट 10 रुपीज़ पे किया, तो 10 मेरा क्या हो गया, नेट बैलेंस हो गया, और ये मेरी क्या है, इनकम है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम। ये इनकम किसका है, इंटरेस्ट का इनकम है, ठीक है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है, हो सकता है आपके थ्योरी में पूछ ले व्हाट इज पॉजिटिव गैप एंड व्हाट इज नेगेटिव गैप एक्सपोजर, तो आपको एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए क्या आता है क्या होता है, तब तो आप लिख पाओगे ना, तब तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। नहीं पता तो कुछ भी थोड़ी लिख के आओगे, गैप इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द ऑल दिस, ऐसा थोड़ी कुछ भी लिख के आ जाओगे, मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव और असेट सेंसिटिव गैप होता है, एंड पॉजिटिव गैप का दूसरा नाम होता है असेट सेंसिटिव गैप। क्या होता है, असेट सेंसिटिव गैप। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट कुड कॉज इंक्रीज इन इंटरेस्ट इनकम रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड कन्वर्सली अगर उसका नेगेटिव बोले, अगर मेरे पास नेगेटिव या फिर लाइबिलिटी सेंसिटिव गैप है, अगर लाइबिलिटी सेंसिटिव गैप है यानी अगर मेरा नेगेटिव गैप है, तो उस केस में क्या होगा, इंप्लाइज दैट बैंक एनआई कुड इंक्रीज। अगर लेट्स टेक एग्जांपल, मेरे पास जो गैप है वो नेगेटिव है, यानी मेरी लाइबिलिटी ज़्यादा है और इनकम कम है। क्या है, लाइबिलिटी ज़्यादा है और असेट कम है। सेकेंड, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव असेट is less and interest rate sensitive liability is more. So in this case implies that bank NII could increase as a result of decrease in market interest rate. तो उस केस में क्या होगा, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो मेरा जो NII है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कम लगेगा और इनकम मैं अर्न कर लूँगा। तो उस केस में भी मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। A negative gap indicates that bank have more RSL. अगर नेगेटिव गैप है इसका मतलब होता है बैंक के पास इंटरेस्ट रेट रिस्क लाइबिलिटी ज़्यादा है, यानी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लाइबिलिटी ज़्यादा है देन इंटरेस्ट रेट असेट के कैपेबिलिटी में, कंपेरेबल में। एंड द गैप इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव। और इसको क्यों मेजर करते हैं, ताकि कितना इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है वो। फिर आगे होने के बाद जिस तरह हम लोग एक वार का कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम लोग वैल्यू एट रिस्क पढ़ते हैं, उस तरह हम लोग एक यहाँ पे EAR का कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग एट रिस्क, कि कितना हम लोग का अर्निंग रिस्क पे जा रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव गैप इज मल्टीप्लाई बाय, तो जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव गैप होता है उसको मल्टीप्लाई करते अज्यूम इंटरेस्ट रेट चेंज टू डिराइव द अर्निंग एट रिस्क, कि कितना हम लोग का अर्निंग रिस्क पे है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव गैप से, ठीक है। तो इससे क्या पड़ जाएगा, किसे क्या पता चलेगा अर्निंग एट रिस्क कितना है। अगर एग्जाम के अंदर वार आ गया तो आप तो खुश हो जाते हो, अरे हाँ WA आ रहा है ये पता, बट EAR आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए ये चीज यहाँ पे कवर है। नाउ द EAR मेथड फैसिलिटेट, क्या EAR फैसिलिटेट करेगा, एस्टिमेट करेगा हाउ मच ऑफ द अर्निंग माइट बी इम्पैक्टेड बाय एडवर्स मूवमेंट इन द इंटरेस्ट रेट, कि अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ एडवर्स हो गया तो कितना मेरा अर्निंग इम्पैक्ट होने वाला है। ये होने के बाद द चेंज इन इंटरेस्ट रेट कुड बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड, कैसे आप निकालोगे, पास्ट एंड को चेक करोगे, चेंज कितना आने वाला है इंटरेस्ट रेट आप कैसे एस्टिमेट करोगे, पास्ट एंड देख लेना, फोरकास्टिंग देख लेना इंटरेस्ट रेट का, ये सारी चीजें। और जो बैंक है शुड फिक्स EAR विच कुड बी बेस्ड ऑन द लास्ट एंड द करेंट ईयर इनकम एंड ट्रिगर पॉइंट एट विच लाइन मैनेजमेंट शुड अडॉप्ट ऑन और ऑफ बैलेंस शीट हेजिंग स्ट्रैटेजी मे बी क्लियरली डिफाइंड। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। Now जो भी गैप कैलकुलेशन होगा कैन बी ऑगमेंटेड बाय इंफॉर्मेशन ऑन एन एवरेज कूपन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी इन each time band and the same could be used to calculate estimate of a level of NI from position maturing or due from repricing within given time band, which would then provide a scale of assess the changes in income implied by the gap analysis. तो जो भी गैप का कैलकुलेशन करेंगे वो एवरेज कूपन रेट से करेंगे कि एसेट में इतना एवरेजली इतना हम लोग अर्न कर रहे हैं, लाइबिलिटी में इतना एवरेजली हम लोग पे कर रहे हैं, उसका एवरेज कर लो और उसके ऊपर गैप कैलकुलेशन कर लो। जो भी पीरियोडिक गैप एनालिसिस होगा पीरियोडिक गैप एनालिसिस क्या इंडिकेट करता है, वॉट एवर इज योर इंटरेस्ट रेट रिस्क एक्सपोजर ऑफ बैंक ओवर डिस्टिंक्ट मैच्योरिटी सजेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्टफोलियो, कि कितना हम लोग को अल्टर करना चाहिए रिस्क प्रोफाइल, ऑल दिस थिंग। अब जो भी गैप का रिपोर्ट आता है वो बहुत यूजफुल होता है, तो हर एक बैंकिंग कंपनी का गैप का रिपोर्ट होता है और उसको अगर आपको पढ़ना है तो उससे कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या क्या है, अ गैप रिपोर्ट क्वांटिफाई ओनली द टाइम डिफरेंस बिटवीन रीप्राइसिंग डेट ऑफ द असेट एंड लाइबिलिटी बट फेल्स टू मेजर इम्पैक्ट ऑफ बेसिस एंड एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क, तो ये चीज़ों को वो इम्पैक्ट में नहीं लेके आता है। जो भी गैप रिपोर्ट है इट फेल्स टू मेजर द एंटायर इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट, क्योंकि वो पूरा आपको एंटायर इम्पैक्ट नहीं बताएगा। गैप रिपोर्ट ओनली अज्यूम ऑल असेट एंड लायबिलिटी आर मैच्योर्ड और रीप्राइस साइमल्टेनियसली,
within a given time band, and effect changes will cover also the market risk. It also does not take into account any difference of timing of payment might occur as a result of change in interest rate environment. तो ये भी चेक नहीं करेगा टाइम ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है. फर्दर इसके अंदर जो assumptions होती है, the assumptions of parallel shift in yield curve seldom happen in a financial market. seldoms का मतलब क्या होता है? seldom का मतलब होता है important significant changes. ठीक है, क्या होता है? इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस. तो वो इसको भी कंसीडर नहीं करता. यील्ड कब क्या होता है, सारा चीज पढ़ेंगे, बॉन्ड वैल्यूएशन में आपको समझाया जाएगा. जो भी गैप रिपोर्ट है ऑल्सो फेल्स टू कैप्चर वेरिएबिलिटी इन नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड पोटेंशियली इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिस्क टू करेंट इनकम. तो वॉट एवर इज योर गैप रिपोर्ट, इट फेल्स टू कैप्चर वेरिएबिलिटी इन नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. तो जो भी नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं उसके चेंजेस को ये कंसीडर नहीं करता. तो ये आपका पहला रिस्क था जो कि गैप एक्सपोजर के बारे में था. तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया, वन टाइम है, सुन लेना, इतना इनफ है. ठीक है, ये होने के बाद सेकंड रिस्क आता है बेसिस रिस्क. कौन सा रिस्क आएगा? बेसिस रिस्क. ये क्या होता है एक बार देख लो, रीड करता हूँ बस. मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट सेल्डम, सेल्डम मतलब इंपॉर्टेंट चेंज बाय द सेम डिग्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज होता है अगर कहीं पे कुछ चेंज हो रहा है तो. जो भी रिस्क होगा दैट द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिफरेंट एसेट्स लायबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट आइटम में चेंज इन डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ बेसिस रिस्क. तो मार्केट में कितना बेसिस चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट चेंज होता है. बेसिस हम लोग ने पढ़ा ही था 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस, उसके बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल वाइल असेट में बेंचमार्क टू फिक्स इंटरेस्ट रेट. जैसे एग्जाम्पल को ये बता रहा है कि जो असेट है आपने उसको बेंचमार्क किया फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो लायबिलिटी है उसको आप बेंचमार्क करो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से. तो यहाँ पे बेसिस का डिफरेंस आ जाएगा. एंड जो भी द डिग्री ऑफ बेसिस रिस्क इज फेयरली हाई इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक दैट क्रिएट कंपोजिट असेट आउट ऑफ कंपोजिट लायबिलिटी. अब कंपोजिट असेट एंड कंपोजिट लायबिलिटी इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी. उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट लेवल में लेके आना. Now the loan book in India is funded out of composite liability portfolio and is exposed to considerable degree of basis risk. तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रिस्क होगा ही, एक बेसिक रिस्क तो होगा ही. The basis risk is quite visible in volatile interest rate scenario. तो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत volatile होता है वहाँ पे आपको बेसिस रिस्क दिखने मिलेगी. When the variation in market interest rate causes the NII to expand. तो जब अब चेंज हो रहा है अगर उससे नेट इंटरेस्ट इनकम एक्सपांड हो रहा है, द बैंक हैव एक्सपीरियंस्ड फेवरेबल बेसिस शिफ्ट. अगर आपका NII नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगा तो जो भी बेसिस रिस्क चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेवरेबल बेसिस शिफ्ट. क्या बोलेंगे? फेवरेबल बेसिस शिफ्ट की अच्छा हो रहा है. एंड इफ द इंटरेस्ट रेट मूवमेंट कॉजेज NII टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर कम कर रहा है तो जो भी बेसिस होगा हैज मूव्ड अगेंस्ट द बैंक. तो जो भी बेसिस होगा उसने क्या किया? बैंक के अगेंस्ट में गया. बेसिस शिफ्ट अच्छा नहीं था. तो अगर NII बढ़ा मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा मतलब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, यानी जो बेसिस था जो भी चेंज हो रहा है बेसिस रेट वो फेवरेबल था यानी अच्छा था. ठीक है, और उसका उल्टा हो जाएगा. थर्ड वन इज एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क. एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क का मतलब क्या होता है? आपने सामने वाले को जब भी लोन इशू किया तो आपने उसको ऑप्शन दे दिया कि ठीक है 5 ईयर्स का लोन है बट अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि 5 ईयर्स के पहले आपको आके लोन पे करना है तो आप पे करके जा सकते हो. इस केस में होता क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने किसी को लोन दिया 5 ईयर्स का, तो जब मैं लोन दे रहा हूँ तो मेरे दिमाग में क्या बनाया? मुझे इनकम मिलेगी 5 ईयर्स तक 10% के रेट से. अब मैंने उसको ऑप्शन भी दे दिया कि जब भी चाहिए आके आप मुझे लोन रीपे करके जाना, प्रीपे कर देना. ठीक है, रीपे कर देना. तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो 3 ईयर्स बाद आता है लोन रीपे करता है तो मेरा जो 2 ईयर्स का इंटरेस्ट का कॉस्ट था, इंटरेस्ट की जो अर्निंग थी वो तो मेरा चला गया, मेरे जेब से चला गया. फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकंड, अगर वो लोन रीपे करने आ रहा है तो मैं उसको मना भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हक मैंने उसको दे दिया, राइट है उसके पास और मेरे पास ऑब्लिगेशन है. अगर वो बोलेगा मुझे लोन रीपे करना है तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है और इसको क्या बोलते हैं? लोन के अंदर ऑप्शन का हम लोग ने क्या कर दिया? तड़का दे दिया. और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क. तो इसके अंदर एक रिस्क है ना, कभी भी आएगा सामने वाला और क्या करेगा? लोन रीपे करके जा सकता है. तो हम लोग को ये रिस्क है ना, कभी भी आएगा लोन रीपे करके जाएगा तो जो इंटरेस्ट का इनकम है वो लॉस में जा सकता है. ठीक है. सिग्निफिकेंट चेंज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट क्रिएट अनदर सोर्स ऑफ रिस्क टू बैंक प्रॉफिटेबिलिटी बाय इनकरेजिंग प्री पेमेंट ऑफ कैश. तो प्री पेमेंट जब भी चाहिए आओ पहले पैसा दे के चल जाओ, फिर डिमांड लोन्स या फिर जितने भी टाइप ऑफ लोन्स है आप पहले ही पे करके चल जाओ. और इससे क्या होगा? जो मुझे इनकम होने वाली थी वो इनकम मेरी कम हो जाएगी. तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी पे असर गिरता है. और जो भी इम्बेडेड ऑप्शन रिस्क इज बिकमिंग रियलिटी इन इंडिया, और आज के डेट में वो रियलिटी हो रहा है. जिन लोगों का दिमाग खुल रहा है, जिन लोगों को पता चल रहा है कि लोन इज नॉट सेफ थिंग करके, दे जस्ट अर्न हार्ड मनी. जितना चाहिए वो उतना फटाफट अर्न करते हैं और लोन को पे करके हटते हैं. ठीक है,
लोन का 1 रुपीज भी अपने सर पे होना अच्छा चीज नहीं होता है। प्रैक्टिकली बोलूं, अगर इन सर्टेन सिनारियोज आपको लेना पड़ जा रहा है तो आप ले लो, बट जितना जल्दी पे ऑफ करके खत्म कर सकते हो खत्म करो। पहली बात तो ट्राई करो कि आप लोन के चक्कर में ना पड़ो, बट अगर आप पढ़ चुके हो इन अनसर्टन सिनारियोज तो चलेगा। देखो, लोन अगर आप नीड के लिए ले रहे हो तो ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, बट अगर आप अपने शौक के लिए ले रहे हो तो मत जाओ, कभी भी मत जाओ। शौक पूरे करने जाओगे हमेशा कम पड़ेगा, नीड पहले कंप्लीट करो, शौक एक दिन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा पर्सनल एडवाइस आपको बता दिया, बट ठीक है, सुन लो। नाउ द फास्टर एंड हायर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो ही रहा, द ग्रेटर विल बी द एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क टू द बैंक एनआई, और उसके वजह से क्या होता है, एनआईए पे इफेक्ट पड़ता। दस द बैंक शुड इवॉल्व साइंटिफिक टेक्निक टू एस्टिमेट प्रोबेबल, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक को एक साइंटिफिक टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा कि कितना गैप स्टेटमेंट में हम लोग एडजस्टमेंट करें and gap statement to realistically estimate the risk profile in their balance sheet. Bank should also endeavor to stipulate appropriate penalties such as opportunity cost, और इसके लिए क्या होता है, बैंक इस प्री पेमेंट ऑप्शन को डिस्करेज करने के लिए एक फोर क्लोजर चार्जेस अप्लाई करती है। अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्रीज में अगर आपने आर्टिकलशिप किया है, बैंकिंग इंडस्ट्रीज इन द सेंस अगर आपने किसी बैंकिंग कंपनी का ऑडिट किया होगा, इंटरनल ऑडिट हो सकता है, फिर स्टार्ट ऑडिट, तो आपने फोर क्लोजर टर्म के बारे में सुना होगा। और अगर आपने लोन लिया है कभी जिंदगी में तो आपने फोर क्लोजर के बारे में सुना होगा। जब भी आप बैंक के पास जाओगे, बोलोगे मुझे लोन क्लोज करना है, तो उसको एक फोर क्लोजर स्टेटमेंट देना पड़ता है, एंड वो फोर क्लोजर स्टेटमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट मेंशन होता है प्लस पेनाल्टी भी मेंशन होती है। पेनाल्टी माइट भी 5% 4% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि डिस्करेज हो रहा है ना बैंक का इनकम, तो वो फोर क्लोजर के थ्रू ट्राई करता है कि इनकम अर्न करूँ, एंड उस फोर क्लोजर के ऊपर जीएसटी भी लगता है। गॉट इट, ये भी आपको बात याद रखना है। डिफरेंट यील्ड कर्व रिस्क क्या होता है, यील्ड कर्व में चेंजेस आने की वजह से रिस्क जो इंपैक्ट हो रहा है बैंक के इनकम पे, वो हो गया यील्ड कर्व वाला रिस्क। प्राइस रिस्क का मतलब क्या होता है, प्राइस रिस्क अकर व्हेन द असेट आर सोल्ड बिफोर देयर स्टेटेड मैच्योरिटी, तो असेट को आपने बेच दिया उसके पहले, जब उसकी मैच्योरिटी हो रही थी, मैच्योरिटी से पहले हम लोग ने उसको बेच दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस रिस्क। क्या बोलेंगे, प्राइस रिस्क। फॉर एग्जांपल एसेट आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए, आपको 5 ईयर्स तक 1 लाख रुपीज आ रहे थे, अब आपने क्या कर दिया, 3 ईयर्स के एंड में बेच दिया, तो 2 ईयर्स का जो इंटरेस्ट का इनकम था वो अब आएगा ही नहीं। आपको क्या हो रहा था, प्राइस रिस्क, आपको पैसा चाहिए था तो आपने उसको बेच दिया, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी से पहले अगर आप असेट को बेच रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइस रिस्क। एंड इन द फाइनेंशियल मार्केट बॉन्ड प्राइस एंड यील्ड आर इनवर्सली रिलेटेड, तो बॉन्ड का जो यील्ड है, बॉन्ड की प्राइस है, वो इनवर्स रिलेशन है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का वैल्यू कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा, ये सारी चीजें। And the price risk is closely associated with the trading book which is created making profit out of short term movement in interest rate, तो अगर इंटरेस्ट रेट के अंदर शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत भी मूवमेंट होता है तो हम लोग बेच देते हैं, मतलब हटाओ बेचो। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया था और मैंने इन्वेस्ट किया था 10% के इंटरेस्ट रेट से। अब इसमें री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है, जब उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी 5 ईयर्स बाद, तो क्या फिर से मुझे 10% की अर्निंग उस इन्वेस्टमेंट से मिलेगा क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो वो पढ़ लेते हैं। Uncertainty with regard to interest rate at which future cash flow could be reinvested is called the reinvestment risk, कि जो फ्यूचर में जो कैश फ्लो आएगा उसको जब मैं फिर से री इन्वेस्ट करूंगा तो जो सेम लेवल ऑफ अर्निंग राइट नाउ आई एम अर्निंग, क्या वो सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट मुझे फिर से मिलेगा क्या, उसको क्या बोलते हैं, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। एनी मिसमैच इन कैश फ्लो वुड एक्सपोज द बैंक टू वेरिएशन इन NII, तो उसका नेट इंटरेस्ट इनकम पे इंपैक्ट पड़ जाएगा एज अ मार्केट इंटरेस्ट रेट मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। एंड एक चीज पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क को मेजर कैसे करते हैं। तो बिफोर इंटरेस्ट रेट रिस्क कुड बी मैनेज दे शुड बी आइडेंटिफाइड एंड क्वांटिफाई, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करो, क्वांटिफाई करो। अनलेस द क्वांटम ऑफ IRR inherent in the balance sheet is identified and it is impossible to measure the degree of risk which bank are exposed, तो आप पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है कि आप हर एक डिग्री ऑफ रिस्क कितना वो फाइंड कर पाओ। एंड इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉसिबल टू डेवलप इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी हेजिंग टेक्निक विदाउट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द करेंट रिस्क पोजीशन ऑफ द बैंक, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा रिस्क क्या है तो आप कितना इफेक्टिव प्लानिंग कर सकते हो। द IRR इज नथिंग बट द इंटरेस्ट रेट रिस्क मेजरमेंट सिस्टम शुड एड्रेस ऑल द, अब ये करता क्या है, एड्रेस करेगा जितने भी मटेरियल सोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क है इंक्लूडिंग गैप और मिसमैच बेसिस एम्बेडेड, जितने भी टाइप ऑफ रिस्क है वो सबको आइडेंटिफाई करेगा। एंड IRR का मेजरमेंट सिस्टम ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच इंडिविजुअल रेट सेंसिटिव पोजीशन एंड शुड कैप्चर इन डिटेल फुल रेंज ऑफ पोटेंशियल मूवमेंट इन द इंटरेस्ट रेट, ये सबको कंसिडर करेगा।
एंड देयर आर डिफरेंट टेक्निक टू मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, जैसे रेंजिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल मैच्योरिटी गैप एनालिसिस टू मेजर द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव ऑफ अर्निंग, ये मेजर कर लो, ड्यूरेशन मेजर कर लो, टू इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव टू कैपिटल वाले चीज़ों को। तो जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव टू अर्निंग है उसके लिए गैप एनालाइज करो, जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव ऑफ कैपिटल है उसके लिए ड्यूरेशन मेजर करो, एंड सिमुलेशन एंड वैल्यूएट रिस्क, ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो। वाइल दिस मेथड हाईलाइट डिफरेंट फेसेट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, मेनी बैंक यूज देम in combination और use hybrid method combine features of all the technique। तो ये सबका यूज करके इंटरेस्ट रेट टेक्निक यूज होता है। और हेजिंग वाला हम लोग ने तो क्लियर कर ही लिया, ठीक है। अब लास्ट के 5 मिनट और रुक जाओ, कुछ चीजें सुन के जाओ। हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वन ऑफ द वेरी कंफ्यूजिंग चैप्टर है पूरे सीए फाइनल में। अगर आप डायरेक्टली पढ़ने बैठोगे आपको कुछ हाथ पैर समझ में नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, फिर आप बोलोगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव 100%, नहीं बोल सकता हूँ, कुछ गलतियां मुझसे भी हुई होगी, तो 90 to 95% क्वालिटी मैंने पूरी कोशिश की है देने की। 5% कहीं पे कुछ होगा अप एंड डाउन, बोलते टाइप कुछ वर्ड्स को मैंने कुछ और वर्ड्स बोल लिया होगा, बट आप इतने समझदार हो कि आप समझ जाओगे, ठीक है। होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जब हम चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं तो दिमाग में होती है, तो 1-2 वर्ड कभी इधर उधर हो जाता है, तो उस चीज़ को आप पकड़ के मत बैठना, छोड़ देना। कहीं पे किसी की कुछ गलती होती है, माइनर गलती, उसको छोड़ दिया करो, आगे बढ़ जाया करो। लेसन्स क्या मिल रहा है वो लर्न करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने सबसे पहला तो पूरा लेक्चर देख लिया है यहाँ तक। दूसरी चीज, जितने भी सॉल्यूशन है आपने अपने बुक में लिखा है। थर्ड थिंग, ये अब हो गया है, इसका फुल पीडीएफ मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, मतलब ये वीडियो के लिंक में नहीं मिलेगा आपको, गूगल क्लासरूम में मिलेगा। तो गूगल क्लासरूम में जब ये लेक्चर का लिंक अपलोड होगा उसी के नीचे इसका पूरा पीडीएफ इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का अपलोड होगा, एंड सॉल्यूशन नोट भी अपलोड होगा। तो अगर आपको चाहिए, आपको पूरा प्रिंट करना है, तो आप पूरा कंसेप्ट नोट एक साथ जाके प्रिंट करके आप अपने पास रख सकते हो, ताकि जब इसका रिवीजन वीडियो आए तो वहाँ पे आपको हेल्प आउट हो जाए। थर्ड थिंग इज, आपको जैसा भी आरआरएम का चैप्टर लगा, अंडरस्टूड हुआ नहीं अंडरस्टूड हुआ, कोई कहीं पे आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हो। एंड फोर्थ थिंग, आई वांट फीडबैक, जेन्युइन फीडबैक, जैसा आपको लगा आरआरएम का चैप्टर, समझा नहीं समझा, क्या है कैसा है, एनी इंप्रूवमेंट पॉइंट, एनीथिंग, यू कैन जस्ट फीडबैक, मेल मी, एंड द मेल आईडी इज वेरी सिंपल। आपको सिर्फ लिखना है फीडबैक, डॉट लगाना है, फिर लिखना है CAKG1, ठीक है, 1 डॉट लगाना, CAKG1 लिखना, @gmail.com करना, ठीक है। दिस इज अ फीडबैक मेल, इस पर आप फीडबैक करो, जैसा भी है जो भी है, बिकॉज योर एवरी फीडबैक इज वर्क लाइक अ पीस फॉर मी एंड नथिंग एल्स। एंड फोर्थ थिंग इज, फीडबैक हो गया, ये चीज़ें हो गई, आपने सब कुछ लिख लिया। एंड आने वाले लेक्चर्स के लिए जो भी सीक्वेंस होगा मैं गूगल क्लासरूम में आपको अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा अब सीक्वेंस ऑफ चैप्टर क्या होने वाला है। एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवरेज हो जाए, सो दैट आप अपने एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा, फिर मिलेंगे दोबारा।